हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्लास 7 का 12 तक चैप्टर्स जो है उनको देख चुके थे और आज के इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 13, 14 और 15 इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा चैप्टर अध्याय नंबर 13 क्या कह रहा है कि वेस्ट वाटर स्टोरी, अवशिष्ट जल की कहानी। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले उन सभी फ्रेंड्स से कहना चाहूँगा कि जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। 2 लाइन कहना चाहूँगा आप सभी के लिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। और फिर कहते हैं कि जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारा टॉपिक है वाटर के बारे में, जल के बारे में। तो जल क्या, इनके पॉइंट को देख लेते हैं कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है और ये जो है 2005 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया जल दिवस। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वर्ष 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल, वाटर फॉर लाइफ के रूप में घोषित किया गया। और तीसरा पॉइंट है कि वर्ष 2005 से 15 तक जल दशक वर्ष कहा जाता है और जल में विभिन्न प्रकार की अवांछनीय पदार्थ का मिलना जो है वो जल प्रदूषण कहलाते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं कि बड़े और छोटे पाइपों का जाल सम्मिलित रूप से सीवर कहलाता है। दूषित जल के उपचार के बारे में आएंगे कि दूषित जल के उपचार को किन किन द्वारा उपचार किया जा सकता है कि फिल्टर का प्रयोग करें और जल को शुद्ध किया जा सकता है, दूषित जल को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विशेष प्रकार के छन्ने यानी कि सीवर द्वारा और क्रीट एवं बालू का प्रयोग, इनमें पहले बड़े आकार का पत्थर फिर पुनः जो है छोटे आकार के पत्थर का प्रयोग करके दूषित जल को फिल्टर किया जाता है। और बात करें कि नाले की पानी का शुद्धिकरण उल्टा प्रसारण द्वारा किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि सभी प्रकार से शुद्ध जल और आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं कि इन औषधियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार है, यानी कि कार्बनिक औषधियाँ कौन कौन सी है? मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शकनाशी, फल और सब्जी कचरा इत्यादि जो है कार्बनिक औषधियाँ हैं। और अकार्बनिक औषधियाँ, पोषक तत्व कौन कौन से इनमें? और अकार्बनिक औषधियाँ में कि नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं और फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु, हैजा, टाइफाइड आदि रोग जो है उत्पन्न करने वाले क्रमशः ब्रिबियो, कोलरा एवं सल्मानेला, पैराटाइफी, पेंचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो हमारा अगला पॉइंट है इनमें कि वातित द्रव्य को फिल्टर करने का प्रक्रम दिखाया गया है और जल जनित रोग, जल से उत्पन्न होने वाले रोग के नाम दिए गए हैं। तो इनमें पहला नाम हमारा है कि हैजा, पोलियो, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और पेचिस हेपेटाइटिस, ये सभी जो है वो जल जनित रोग हैं, जल से होने वाली रोग हैं। अब आते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो इनके पॉइंट्स दिए गए कि अपशिष्ट जल के उपचार सहज उत्पाद यानी कि कीचड़, ओपेक एवं बायोगैस होते हैं। और सीवेज क्या कहलाता है? सीवेज जो है वो तरल अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जल को कीटाणु रहित बनाया जाता है किनके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। सीवेज और कार्बनिक औषधियों का एक हिस्सा है, किसके? फास्फेट का एक हिस्सा है। और फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को शुद्ध किया जाता है रेत के द्वारा, महीन बजड़ी एवं मध्य बजड़ी के द्वारा। अब बात करें कि मानव रोग, तो मानव में होने वाली रोग विषाणु के कारण, तो रोग के नाम क्या दिए गए हैं? एड्स। और ये किनके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और इनमें जो है
अंग यानी कि प्रतिरक्षा अंग को ये इफेक्ट करते हैं और इनका कोई उपचार नहीं है। एड्स का कोई उपचार नहीं है। डेंगू के बारे में बात करें, ये भी आपके विषाणु रोग है। इनमें क्या होता है कि जोड़ों में दर्द, आंख, पेशी, इन सभी में जो है प्रभावित करते हैं और प्लेटलेट्स का जो है इनका घट जाता है। प्लेटलेट्स युक्त आदि खाद्य पदार्थ का उपचार किया जाता है इनमें। पोलियो की बात करें तो पोलियो भी विषाणु है, वायरस है और इनके जो है आपके केंद्र, नाड़ी, रीढ़, हड्डी, आंत ये सभी अंग को प्रभावित करते हैं। इनके उपचार स्वतः ठीक होना है। और अगला है कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी इनमें जो है अंग फेफड़ा को प्रभावित करता है और एंटीवायरल दवा का प्रयोग किया जाता है इनमें, एंटीवायरल की दवा की। अगला पॉइंट है हमारा कि रोग के नाम दिए गए हैं और कारक, अंग और उपचार ये सभी दिए गए हैं। तो चेचक ये जो होते हैं इनके कारक क्या है, विषाणु, और अंग जो है वो पीठ, कमर, जोड़ा और छोटी माता, ये भी विषाणु के कारण, वायरस के कारण होते हैं। और त्वचा, इनमें जो है अंग को प्रभावित किया जाता है गलसुआ वायरस के कारण और अंग जो है वो लार ग्रंथि है। खसरा जो है कारक विषाणु के कारण फेफड़े को प्रभावित करता है। अब बात करें हेपेटाइटिस, ये भी विषाणु के कारण, वायरस के कारण और लीवर अंग को जो है प्रभावित करते हैं। मेनिंजाइटिस वायरस के कारण और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और हर्पिस जो है वो आपके विषाणु के कारण, ये भी त्वचा को प्रभावित करते हैं। अब जीवाणु जनित होने वाले रोग के नाम और उनसे प्रभावित अंग जो है उनको देखेंगे। तो डिप्थीरिया जो है इनमें गला और तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होते हैं और इनका उपचार जो है वो डीपीटी का उपचार किया जाता है। और प्लेग रोग जो है ये भी जीवाणु के कारण, इनमें अंग जो है वो आरसीबी का नष्ट होना और इनका उपचार है कि प्लेग का टीका लगाना। सिफिलिस, ये जो है आपके शीशन व योनि अंग जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं और पेनिसिलिन का सेवन किया जाता है इनमें। टिटनेस, ये भी एक जीवाणु है और श्वसन पेशी जो है इनके प्रभावित होते हैं और डीपीटी का टीका लगाया जाता है यानी कि उपचार किया जाता है। काली खांसी, इनमें जो है वो जीवाणु है ये और इनके अंग फेफड़े और इनमें भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अब अगले पॉइंट में आते हैं कुष्ठ रोग जो है इनके अंग जो है पक्षघात है और इनमें स्वच्छता महत्वपूर्ण देती है। टाइफाइड के बारे में बात करें, इनमें छोटी आंत यानी कि आंत प्रभावित होती है और टीएबी उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रेकोमा रोग जो है वो कार्निया में होती है और इनके उपचार में कुछ नहीं दिया गया। निमोनिया है वो श्वसन तंत्र है और हैजा जो बड़ी आंत और तपेदिक क्षय रोग, ये आंत, इनमें जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है इनके उपचार के लिए। अब बात करें अगले पॉइंट में, तो इनके अगले पॉइंट हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न। आइए उनको देख लेते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शंस में इनके अपशिष्ट जल को बताना है। तो लॉन्ड्री से निकला हुआ पानी यानी कि कपड़े धोए जाते हैं उनसे निकला हुआ पानी जो है ये अपशिष्ट जल है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सीवेज मुख्य रूप से है, सीवेज क्या है, मुख्य रूप से क्या है। सीवेज एक तरल अपशिष्ट है, लिक्विड वेस्टेड है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट होगा। और 3 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद है। तो ये जो है 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं कि बायोगैस और कीचड़, ये दोनों जो है अपशिष्ट जल के उपचार के उत्पाद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब बात करें क्वेश्चन 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 4, ओपन ड्रोन सिस्टम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रजनन स्थल है। तो मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए, जीव रोग उत्पन्न करने के लिए, यानी कि इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, तो विभिन्न मानवीय गतिविधि से प्रदूषित जल कई जल जनित रोगों के कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग जो है नहीं है। तो कौन से जल जनित रोग नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा, दमा जो है जल जनित रोग नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 6 नंबर में कि निम्नलिखित में से एक रसायन चुनिए जिसका उपयोग जो है जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो
उस रसायन को चुनना है जिनका उपयोग जो है जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो क्लोरीन जो है जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 7 नंबर है कि घरों या सार्वजनिक भवनों में, घर या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल के उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो गंदी नाली की व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा गंदी नाली की व्यवस्था। और 8 नंबर में, तो निम्नलिखित में से कौन सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो कौन सी सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो फास्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर फास्फेट। अब आते हैं क्वेश्चन 9 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो नाली जो है अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10th नंबर में आते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न में, तो ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहला ए नंबर कह रहा है कि यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। बी में कह रहा है कि इनका उपयोग जो है जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। और सी कह रहा है कि यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। डी में है कि वायु में इनका अनुपात लगभग 3% होता है। तो सही वक्तव्य क्या हो जाएंगे? तो सही वक्तव्य हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। और सी, यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यानी कि बी सी ऑप्शन नंबर जो इनका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है? शुष्क, अपांग का और अपशिष्ट पदार्थ का। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अध्याय नंबर 14 नंबर देखते हैं कि फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि रेशों के प्रकार। तो हम जानते हैं कि रेशो जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, यानी कि प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। तो प्राकृतिक रेशा की बात करें तो प्राकृतिक रेशे जो है वो 2 चीज़ों से प्राप्त होती है, एक पादप से और दूसरा जंतु से। तो पादप से और जंतु से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जो पादप से प्राप्त होते हैं वो कपास, जूट, फ्लैक्स आदि जो है ये पादप से प्राप्त होते हैं। और जंतु से प्राप्त होने वाले रेशा जो है वो ऊन तथा रेशम आदि है। अब इनके अगले पॉइंट को आते हैं, तो इनमें प्राप्त रेशा जो है वो जातव कहलाते हैं। और रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि जातव रेशा ऊन और रेशम। ठीक है, इनके पॉइंट को देखेंगे। ऊन के बारे में बात करें हम, ऊल के बारे में, तो ये हमें भेड़, बकरी, याक और अन्य कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन जो है हमें भेड़, बकरी, याक और अन्य कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ऊन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है और ये जंतुओं को क्या रखती है? गर्म रखती है। अब भेड़ के बारे में बात करते हैं, तो भेड़ का जो पॉइंट दिया गया है, दाढ़ी रखने वाले भी भेड़ हैं और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम होते हैं। तो इनके पॉइंट दिए गए हैं कि तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशों प्रदान करती है। और आते हैं तंतु रूपी बाल के बारे में। तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे कि विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब इनके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं घने बालों वाली भेड़ें। तो फिगर के माध्यम से दिख रहा है कि घने बालों वाली भेड़। और अगला पॉइंट है इनमें दिया गया कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो ऊन प्रदान करने वाले काफ़ी जंतु हैं। तो पहले चित्र के माध्यम से देखते हैं याक को। तो याक जो है ऊन की तिब्बत और लद्दाख में जो है प्रचलित है। अब आते हैं दूसरे जंतु में, चित्र में दिया गया है बकरी के बारे में। तो ये बकरी है अंकोरा बकरी। बकरी के बाल, ये जो अंकोरा बकरी के बाल अंकोरा ऊन और अंकोरे नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो हमारा अगला पॉइंट है कि अंकोरा बकरी के बारे में कुछ ये जो दी गई कश्मीरी बकरी।
अब कश्मीरी बकरी क्या कह रहा है कि कश्मीरी बकरी त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होता है, और दूसरा पॉइंट है कि इनके ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो कश्मीरी बकरी के ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कश्मीरी बकरी को। अब आते हैं ऊँट के बारे में, कैमल के बारे में। तो ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ठीक है, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ऊँट को। अब आते हैं इनके दूसरे पॉइंट में। तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पा से भी ऊन प्राप्त हो जाती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं लामा और एल्पेका को। रेशों से ऊन तक, यानी कि फ्रॉम फाइबर टू ऊल, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। रेशों से ऊन तक, तो इनके पॉइंट दी गए कि पशुओं को रखने, खिलाने, प्रजनन करके तथा चिकित्सा देखभाल पशुपालन कहलाते हैं, और भेड़ शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं इनमें। तो भेड़ के कुछ भारतीय नस्लें दी गई है, तो उनको देखेंगे हम लोग। तो भेड़ की नस्लें लोही, इनकी ऊन गुणवत्ता क्या है कि अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन होती है इनमें। और राज्य ये कहाँ में पाए जाते हैं? पंजाब में और राजस्थान में। रामपुर वुशायर ये जो होते हैं भूरी ऊन वाले गुणवत्ता होते हैं इनमें, ये यूपी और हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले जंतु हैं। अब आते हैं आपके नाली यानी कि नली, गलीचे की ऊन कहलाती हैं, जिनको ऊन की गुणवत्ता होती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बखर बाल ये जो है ऊनी शॉल के लिए प्रसिद्ध है, और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं ये राज्य में। इसी तरह से मारवाड़ी नस्लों के नाम दिए गए हैं, और उनके गुणवत्ता क्या है कि मोटी रुक्ष ऊन होते हैं, और ये गुजरात राज्य में है। और पटनवाड़ी ये भी है, उनकी गुण जो है वो हैजरी के लिए है, और इनका जो राज्य है वो गुजरात है। अगले पॉइंट में आते हैं कि रेशों। तो रेशों को ऊन से संबंधित करना, प्रोसेसिंग द फाइबर इनटू ऊल। पहला पॉइंट है कि भेड़ के बालों के शरीर से उतारना ऊन की कटाई कहलाती है, जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि ऊन की कटाई हो रही है भेड़ की। और दूसरे चित्र में दिया गया तो त्वचा सहित उतारे गए बालों को धोया जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि चिकनाई, धूल और गर्त निकालकर अपमार्जक कहलाता है ना। तीसरा पॉइंट है कि चिकनाई, धूल और गर्त निकालना अभिमार्जन कहलाता है। और अगला पॉइंट है इनमें कि मशीनों द्वारा अभिमार्जन चित्र में दिखाया गया है। कि तीसरा पॉइंट है कि अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, और फिर इसके बाद जो बाल बचते हैं उन्हें रोमिल अथवा रोएदार कहलाते हैं। और चौथा है कि बालों को सुखाया जाता है, फिर इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, और जो बर कहलाते हैं। और अगला पॉइंट है कि ये बर जो है आप अपनी स्वेटर पर देख सकते हैं। 5वां नंबर, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। और अगला पॉइंट है कि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन जो है काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट में। तो 6 नंबर में क्या है कि रेशों को अब सीधा करके सुलझाया जाता है, उसे रीलिंग कहते हैं। फिर धागा बनाया जाता है, जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि रेशों को सुलझाया जा रहा है और फिर इनसे धागे बनाए जा रहे हैं। अब इनके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो ऊन के रेशों से संसाधित यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर। तो देखिए ये रोलिंग की जाती है, आपको चित्र में दिखाया गया है, एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है ना। पहले अभिमार्जक दिए गए हैं, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो कटाई है, फिर छटाई है, फिर बर की छटाई है, रंगीन, फिर रोलिंग। इस तरीके से फिगर के डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। अब आते हैं रेशम के बारे में। तो सिल्क, रेशम जो है के रेशम के रेशा भी जातव रेशो कहलाते हैं, और रेशम के कीटों को पालन रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि रेशा कीट का जीवन चक्र, लाइफ सर्कल ऑफ सिल्क वॉर्म के बारे में, यानी कि रेशम कीट का जीवन चक्र देखेंगे। पहले जो होता है वो मादा रेशम कीट जो होते हैं वो अंडे देती है, फिर उसके बाद जिनसे लार्वा निकलते हैं, और इन लार्वे को कैटरपिलर या झिल्ली
या रेशम कीट कहते हैं। और ये लार्वा की अगली अवस्था में प्रवेश करना यानी कि प्यूपा कोशित कहलाती है। और फिर जो है कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना पदार्थ स्रावित करती है। और अगला पॉइंट है कि कैटरपिलर के द्वारा रेशम के रेशों को ढकना कोकून कहलाता है। और रेशम का धागा जो है इसी कोकून से प्राप्त होता है। इसी तरीके से रेशम के उदाहरण जो है जैसे कि टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि होते हैं। और सबसे सामान्य रेशम कीट जो होते हैं वो शहतूत रेशम कीट के हैं। अगले पॉइंट में आते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट हमारा डायग्राम के माध्यम से रेशम कीट जीवन चक्र दिए गए हैं। सबसे पहले क्या दिए गया कि मादा अंडे देती हैं, फिर कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा बनते हैं, फिर एनी बुनती है, फिर कोकून और फिर सिल्क। इसी तरीके से हम जो डायग्राम के माध्यम से रेशम सिल्क प्राप्त करते हैं। अब आते हैं अगला चीज़, तो कोकून से रेशम तक, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, इनके पॉइंट को देखते हैं। मादा रेशम कीट, ठीक है, मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है और उपयुक्त ताप पर गर्म रखता है जिसे लार्वा निकल आए। और शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आना लार्वा जैसे कि कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाती है। अब अगले पॉइंट में आते हैं, जैसे कि चित्र में देख सकते हैं रेशम कृमि पालन हो रहा है। शहतूत की पत्ती और खाता कैटरपिलर है, मादा अंडे दे रही है ना। इसी तरीके से फिगर के माध्यम से दिखाया गया। अगले पॉइंट में आते हैं हम लोग। तो कोकून में से रेशे रेशों निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो क्या दिए गए हैं कि रेशम की खोज जो है, खोज का समय अज्ञात है, ठीक है, इनके बारे में पता नहीं है अभी। और एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने अपने बगीचे में शहतूत के वृक्ष की पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने के कारण पता चला कि कृमि शहतूत की पत्तियां खा रही है और उन पर नाजुक धागा बुन रही है। और अगला पॉइंट है कि रेशम जो है, रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ है। रेशम उद्योग कहाँ से आरंभ हुआ? चीन से आरंभ हुआ है। और अगला पॉइंट है कि यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। यात्री और व्यापारी ने यात्रा की, उसे सिल्क मार्ग कहते हैं। और भारत में रेशम उत्पादन उद्योग में महिलाओं की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। और रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम देश रहा है। अब यहाँ से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कौन से रेशम के प्रकार नहीं है? तो मोथ रेशम जो है वो रेशम के प्रकार नहीं है। शहतूत है, टसर है, मूंगा, ये तीनों जो है रेशम के प्रकार है। परंतु ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रेशम के प्रकार नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो कह रहा है पहली जानवर को मारे बिना पशु से प्राप्त रेशों से बना उपहार खरीदना चाहती थी। निम्नलिखित में से उसे खरीदने के लिए सही उपहार कौन सा होगा? तो उसे खरीदने के लिए जो सही उपहार जो हो जाएंगे ऊनी शॉल हो जाएंगे, वूलन शॉल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि रेशम का रेशा प्राप्त होता है, रेशम का जो है रेशा प्राप्त होता है किनसे प्राप्त होता है? इनके 4 ऑप्शंस दिए गए उनको देखते हैं। तो बकरी से क्या दिए गए हैं? भेड़ का ऊन से, कपास की गोंद और कोकून और चमकदार जूट ठंडल से। इनमें से किससे जो है रेशम प्राप्त होते हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा कोकून से जो है प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसे ऊन का रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ऊन का रेशा जो है किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है? मोथ से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
तो चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया जो है वो वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भेड़ जो है कृंतक शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रियाएं क्या है? तो इनकी सामान्य प्रक्रियाएं जो है वो ऊन निकालना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो रेशम जो है उत्पादन शब्द का प्रयोग किया। रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग जो है वो रेशम कीट पालन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट हो जाएगा, रेशम कीट पालन। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो रेशम की रीलिंग है। रेशम की रीलिंग क्या कहलाती है? कोकून से रेशम के धागों निकालने की प्रक्रिया जो है रेशम की रीलिंग कहलाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रेशम कीट रेशों का स्राव करता है या बना होता है? ये किसका बना होता है? यह जो है आपका प्रोटीन का बना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न में। लामा और एल्पा किस जानवर की प्रजाति है? तो लामा और एल्पा किस जानवर की प्रजाति है? ये जो है आपके ऊंट की प्रजाति है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर की बात करें तो पश्मीना बकरी किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो पश्मीना बकरी जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर की बात करें तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं 14 नंबर में। तो निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो सिंथेटिक रेशा नेचुरल रेशा कौन नहीं है? तो ये जो है नायलॉन जो है नेचुरल रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा जिनको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनका आंसर। अब 15 नंबर की बात करें, अंकोरा किस पशु की एक प्रजाति है? अंकोरा जो है किस पशु की एक प्रजाति है? तो ये जो है वो बकरी की एक प्रजाति है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में कह रहा है कि पंजाब और राजस्थान में भेड़ की कौन सी नस्ल पाई जाती है? पंजाब और राजस्थान में भेड़ की जो है वो लोही नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 17 में आते हैं तो रेशम उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम जो है चीन देश में हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगले प्रश्न में आते हैं 18 नंबर में कि बिहार का कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रचलित है? तो बिहार का जो भागलपुर जो जिला जो है वो रेशम उद्योग के लिए प्रचलित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अध्याय नंबर 15 पे। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। ये चैप्टर हमारा अध्याय नंबर 15 है, 15 है। इनको देखते हैं। तो मौसम के बारे में, सीजन के बारे में बात करें तो क्या दिया गया है कि किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। और तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक जो है वो मौसम के घटक होते हैं। तो मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, क्योंकि सुबह धूप निकलती है लेकिन अचानक ही बादल आ जाते हैं और तेजी से वर्षा होने लगते हैं और बंद हो जाएंगे और फिर चटक धूप निकल जाएगा। ये सभी जो है मौसम की जटिल परिघटनाएं हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो वर्षा को वर्षा मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वर्षा को वर्षा मापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होते हैं जिनके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कीप लगी रहती है। और अगला पॉइंट है कि किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान का प्रतिदिन क्या रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, और जिसे हम अधिकतम या न्यूनतम तापमापी कहते हैं। अब आप चित्र के माध्यम से मिनिमम थर्मोमीटर को देख सकते हैं।
तो ये हमारे थर्मोमीटर है, ये भी हमारे थर्मोमीटर है। अब इनके पॉइंट में आते हैं तो दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः क्या कह रहा है कि दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात यानी कि दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है सामान्यतः प्रातः यानी कि भोर में होता है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं और सूर्य जो होते हैं अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। अगले पॉइंट में आते हैं तो सूर्य की हमसे दूरी अधिक है, परंतु जो है सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूर्य जो है हमारे लिए समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, ये बात देखिए, सूर्य जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो हमारा अगला पॉइंट क्या दिया गया है, जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। तो किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है, क्लाइमेट कहलाती है। ठीक है, उस स्थान का तापमान अधिकतम समय उच्च रहता है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। अगला पॉइंट है कि जिस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। तो अगला पॉइंट हम कहते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है। केरल जो है जम्मू और कश्मीर की तुलना में क्या है, बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्षा और कुछ भाग जो है मध्य गर्म और मध्य आर्द्र जलवायु होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि किसी भी मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु गर्म एवं शुष्क होती है, जैसे कि उदाहरण में राजस्थान का थार मरुस्थल जो है इनके जलवायु गर्म एवं शुष्क दोनों होंगे। अब आते हैं उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए उत्तर पूर्वी भारत की जलवायु क्या है, आर्द्र है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें जलवायु और अनुकूलन के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में। तो जलवायु और अनुकूलन को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, पहला ध्रुवीय क्षेत्र में और दूसरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, जलवायु और को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर रीजन के बारे में देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र के। तो ध्रुवीय क्षेत्र में चरम जलवायु पाई जाती है, ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र जो है ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होते हैं, बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। मतलब 6 मंथ के लिए ना तो सूर्य उगता है और 6 मंथ के लिए सूर्य डूब जाता है, यानी कि आपका जो है 6 महीने करके दोनों प्रक्रियाएं होती है। अब आते हैं अगला पॉइंट में। तो यहाँ सर्दियों का तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। और अगला पॉइंट में आते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ जंतु। तो उदाहरण में ध्रुवीय भालू जिसको हम लोग पोलर बियर कहते हैं और पेंगुइन, ये सभी जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु हैं। अब इनके अगले पॉइंट की ओर आते हैं। तो ध्रुवीय भालू के बारे में बात करें तो ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। ठीक है, और ये बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, जिनसे इन्हें अपनी परभक्षियों के बचाव में सहायता मिलती है। ठीक है, यानी कि जिनसे जो है अपने शत्रुओं से बचाव करने में उनको सहायता मिलती है। और चरम शीत से बचने के लिए इनमें बालों यानी कि फर की 2 मोटी परतें होती हैं। काफ़ी अधिक ठंड से बचने के लिए इनके ऊपर जो है बालों और की मोटी परत होती है। और इनके शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होते हैं कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। इनके लिए वे अक्सर विश्राम करते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट के ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं, ये अच्छे तैराक भी होते हैं।
ठीक है, और इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो अच्छी तरह से तैरने और बर्फ में चलने में सहायता करते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो इनके सूंघने की शक्ति जो होती है वो काफ़ी तीव्र यानी कि तीव्र होती है, जिससे कि ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज पकड़ सकते हैं। चित्र में जो है सफ़ेद बालू दिए गए हैं और इनके क्या-क्या गुण दिए गए हैं वो दिए गए हैं। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ के पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हीं पॉइंटों को जो अभी हमने पढ़ा है, इन्हीं पॉइंटों को जो है वो आपके डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। अब आते हैं पेंगुइन के बारे में, तो पेंगुइन के पॉइंट को पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि यह भी सफ़ेद यानी कि श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। ठीक है, पेंगुइन के बारे में दूसरा पॉइंट है इनका कि शरीर में भी स्वयं सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा एवं अत्यधिक वसा होती है। वे स्वयं को गर्म रखने के लिए झुंडों से चलते हैं। और अगला पॉइंट है कि यह ध्रुवीय भालू की तरह अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो इनका शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे कि ये अच्छी तैराकी होते हैं। ठीक है, किनके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, पेंगुइन के बारे में। और अब इनके अगले पॉइंट की ओर आते हैं तो चित्र के माध्यम से दिए गए कि पेंगुइन के पैर और पेंगुइन का झुंड ये चित्र में दिखाया गया है। ये दोनों चीज़ चित्र पेंगुइन के पैर और पेंगुइन का झुंड। अब अगले पॉइंट में आते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं के उदाहरण। ठीक है, जैसे कि कस्तूरी मृग और रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, ये सभी जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु हैं। और दूसरा पॉइंट है कि वे पक्षी जिसे जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक है, वे सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थान पर प्रवास करते हैं। साइबेरियाई क्रेनो जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में देखते हैं चित्र के माध्यम से प्रवासी पक्षी अपने आवास तथा उड़ान में हैं। और अगला पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं, ये पॉइंट है, इनको पढ़ेंगे कि कुछ प्रवासी जो है पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थिति से बचने के लिए 1500 किलोमीटर तक ही यात्रा करते हैं और ये अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं जहां वायु प्रवाह में सहायक होता है। ठीक है, इसी स्थिति में उनकी उड़ान पेशियों के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न का विसरण आसानी कर देती है। और अगला पॉइंट है कि ये मार्गदर्शन के लिए जो है संभवतः कुछ भू चिन्हों यानी कि लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। और अगला है कि अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं इनके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन के बारे में देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास होता है। ठीक है, और सबसे सर्द महीना भी तापमान सामान्यतः कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहता है। यहाँ वर्षा भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास स्थित कुछ देशों के नाम जैसे कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया, ये सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास स्थित है। अब आते हैं अगले पॉइंट में तो उष्णकटिबंधीय वर्षा भारत में पश्चिम घाटों और क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिम घाटों और असम में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे वन जो दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु जो बंदर, कपी, एप्स, गोरिल्ला, चीता, हाथी इत्यादि, तेंदुआ, छिपकली, सर्पी, पक्षी और कीट है। अगला पॉइंट है कि वर्षा वनों में जलवायु। ठीक है, वर्षा वनों में जलवायु
परिस्थितियों अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक है। जैसे दूसरा पॉइंट इनका कि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है और भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है, और तो अनेकों जंतु वृक्षों पर रहने के लिए जो है अनुकूलित होते हैं। अब अगला पॉइंट बात करें तो अनुकूलन के आधार पर कुछ जंतु है, तो उनको देखते हैं। पहला पॉइंट है कि लाल आंख वाले मेढक, रेड आइज फ्रॉग, ठीक है। तो इनके पैरों में चिपचिपे पैड यानी कि तलवे होते हैं, जो इनको वृक्ष पर चढ़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। चित्र के माध्यम से रेड आंख वाले फ्रॉग को देखते हैं। और अगला पॉइंट है इसमें न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर, ठीक है, न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर। इनके पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन्हें जो है वृक्षों पर रहने के लिए लंबी पूंछ होती है और इन्हें हाथ पैर ऐसे होते हैं जिनसे कि आसानी से शाखाओं को थाम सके, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें, तो ये हमें चित्र के माध्यम से न्यू वर्ल्ड मंकी के चित्र दिखाया गया है। अगला पॉइंट इनमें कि वनों में आवास करने वाले जंतु, ठीक है, वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, और कुछ जंतु तो ऐसे भोजन से प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे कि उदाहरण से टुकन पक्षी के मुकाबले अन्य पक्षी जो है वहां नहीं पहुंच सकते हैं अपने भोजन के लिए। अब आते हैं टुकन पक्षी के पॉइंट्स को देखेंगे, तो इनकी लंबी बड़ी चोंच होती है जो उन शाखाओं पर फल तक पहुंचने में मदद करती है और उनका भार नहीं रह सकता, ठीक है। चित्र के माध्यम से टुकन पक्षी को देख लेते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ जंतुओं में प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। उनकी सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जिनके उनके आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छंदमावरण करने में क्या है, सहायक होते हैं और उनकी परिभाषियों की रक्षा करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वनों में जंतुओं की विशेषता है कि उनकी सुनने की संवेदनशील शक्ति क्या होती है, अधिक होती है, और तीव्र दृष्टि होती है, और मोटी त्वचा इनमें होता है, और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जिन्हें उनके आसपास के क्षेत्र साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होते हैं और उनकी परिपक्षियों की रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार का जंतु शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। अब अगले पॉइंट में आते हैं लायन टेल्ड लंगूरी मंकी के बारे में। तो लायन टेल्ड लंगूरी मंकी फिगर के माध्यम से दिख रहा है कि टॉयल लैंड लंगूरी मंकी। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि एलिफेंट, ठीक है, हाथी के बारे में। तो ये जो है अपने सूंड का उपयोग नाक के रूप में करते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो है अपने सूंड से नाक का उपयोग, मतलब कह रहा है कि ये अपने सूंड का उपयोग नाक के रूप में करते हैं, यानी कि सूंड से सूंघते हैं, और लंबी सूंड से इन्हें सूंघने की शक्ति बहुत क्या होती है, अधिक होती है। इनका बाह्य दंत जिन्हें रंध्र कहते हैं वास्तव में जो है रूपांतरित दंत होते हैं। और अगला पॉइंट है इनका कि इनके लंबे बड़े कान और बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं, और वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान जो होते हैं वो सहायक होते हैं। जैसे कि चित्र में हम देख सकते हैं कि हाथी का चित्र दिया गया, इनके सूंड जो है नाक। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम दिन का तापमान और न्यूनतम रात का तापमान जो है उनसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे कि दी गई परिभाषाओं, ठीक है, दी गई परिभाषाओं में से जो सबसे उपयुक्त है जलवायु की परिभाषा के बारे में बताना है। तो क्या कह रहा है कि एक वर्ष, ठीक है, एक वर्षा के मौसम की स्थिति जो है आपका
मौसम की स्थिति में परिवर्तन, और दूसरा क्या कह रहा है, कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न। तो जो जलवायु की परिभाषा उपयुक्त परिभाषा है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करती है। तो ये जो आपके हो जाएंगे गर्म और सूखा जो है वो मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्म और सूखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि पहली एक वन्य जीव अभ्यारण्य में गई है जहां उसने पेड़ों और झाड़ी जड़ी बूटियों की घनी वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक आदि देखे। तो सबसे ज्यादा इस अभ्यारण्य का संभावित स्थान है, तो क्या हो जाएंगे 4 ऑप्शंस में। तो इनके संभावित स्थान जो हो जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 5 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, जानवरों की कुछ अनुकूल विशेषताएं नीचे दी गई है। तो त्वचा के नीचे चर्बी की परत, फिर लंबे घुमावदार और नुकीले पंजे, फिर फिसलन भरा शरीर और मोटा सफेद फर। इनमें से कौन सी एक ध्रुवीय भालू की अनुकूल विशेषताएं हैं। तो ये जो हो जाएंगे त्वचा के नीचे चर्बी की परत, ठीक है, और तीसरा में दिया गया कि फिसलन भरा शरीर, और अंतिम चौथा दिया गया कि मोटा सफेद शरीर। ये 3 गुण जो है वो जानवरों की अनुकूल विशेषताएं बता रही है भालू की, ध्रुवीय भालू की। क्वेश्चन नंबर, इनके ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएंगे 1, 3, 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो पेंगुइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो वे तैर नहीं सकते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि पेंगुइन तैर सकते हैं आसानी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की निम्नलिखित पर्यावरणीय स्थिति को पढ़े। एक में कह रहा है कि गर्म और आर्द्र जलवायु, दिन और रात की असमान लंबाई, भरपूर बारिश और भरपूर रोशनी और नमी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में बताना है। उपरोक्त सूची में से उन स्थिति की पहचान करना है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बड़ी संख्या में पौधे और जानवरों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो क्या हो जाएंगे इनके जो हो जाएंगे आपके गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है, गर्म और आर्द्र जलवायु और भरपूर बारिश और भरपूर रोशन और नमी। यानी कि 1, 3, 4 इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1, 3 और 4 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं तो पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो 4 दिए गए, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। तो सबसे ठंडा क्षेत्र जो हो जाएंगे वो ध्रुव क्षेत्र हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो कौन से विकल्प जो है वो विषम है इनमें से। तो त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है, सफेद फर, लंबी लोमी पूंछ, और क्या कह रहा है कि तेज पंजे के साथ चौड़े और बड़े पैर। तो विषम हमें लग रहा है कि लंबी लोमी पूंछ, ठीक है, ये बंदर के अंदर में होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के किस क्षेत्र में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो ये जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं 12th नंबर में। तो साइबेरियन क्रेनो किस भारतीय राज्य में प्रवास के लिए आते हैं। तो ये जो है वो राजस्थान में आते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हाथी में निकले बहा दांत टसक किस दांत का रूपांतरण है। तो ये जो है आपके रंदनक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, रंदनक, ठीक है। और 13 नंबर की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र किस भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके केरल में, असम में पाए जाते हैं और केरल में पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में।
14 नंबर प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक 15 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।